हेलो, जी, आगे की मैं बात दिख है। रहा हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो कथारंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कथारंग की जी। पहली प्रस्तुति होगी और अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि कथा रंग क्यों, कथा कथन क्यों नहीं। तो जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक सी है। तो हम यूं कहेंगे कि कथा रंग का जन्म कथा कथन से ही हुआ है और जमील गुलरेज साहब इसकी प्रेरणा थी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने हम लोगों के मन में ये अलग जगाई कि हम लोग बोली भाषाओं को बचाने के इस अभियान में, इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तत्पर हुए। हम लोगों ने 5 लोगों से कथा रंग शुरू किया था, जो अब जाके हमारे पास इसके 40-45 साथी हमारे साथ जुड़े हुए सदस्य हैं और सब लोग पूरी अपनी जोशो खरोश के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। आज हम लोग क्यों जुड़े? आज हम लोग यहाँ पर है 140वीं जयंती प्रेमचंद जी की, उसी के अवसर पर यहाँ पर है। और एक लंबा समय प्रेमचंद जी हम लोगों के आज भी उतने ही लोकप्रिय हम लोगों के दिलों में उतरे हुए हैं। और अगर किसी कहा जाए कि लोकप्रियता की हद को उन्होंने छुआ, कितनी पीढ़ियां उनको पढ़ते पढ़ते इतनी बड़ी हो गई। हम ज्यादा आज उनके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। एक कविता है राजेंद्र वर्मा जी की, जिन्होंने उनके सभी पात्रों को अपनी इस कविता में समेटा है। तो आप लोग सब लोग सुनिए। पत्थर के सब देवता पत्थर ही के लोग, दुखिया को रोटी नहीं ठाकुर जी को। गांधी की टोपी चखे सिंहासन का स्वाद, घीसू माधव से आबाद। क्या बात है। सवा सेर गेहूं लिया, किया अतिथि सत्कार, जीवन भर चुकता किया फिर भी चढ़ा उधार। साधन हीनों पर लगी मौसम की भी खाद, गले लिपट कर श्वान के हल्कू काटे रात। गले लिपट कर श्वान के हल्कू काटे रात। बेटों ने दावत रखी, रखा सभी का ध्यान, बूढ़ी काकी ढूंढती जूठन में पकवान। मेला उजड़ा ईद का, होने को है शाम, हामिद चिमटे का मगर चुका न पाएगा। जब से क्या ट्रैक्टर बात। आ गया झूरी के भी द्वार, हीरा मोती की कथा लगती सबको बेकार। हीरा मोती की कथा लगती सबको बेकार, असमय बूढ़े हो गए होरी जैसे लोग। असमय बूढ़े हो गए होरी जैसे लोग, दिल्ली सोचे किस तरह उनका हो उपयोग। फसलें भी करने लगी होरी से तकरार, तो प्लीज थोड़ा सा फसलें भी कैमरा ऊपर करने करें ताकि मैं लगी होरी से तकरार, घर भी जा सकती नहीं जब तक चढ़ा परफेक्ट। उधार। धनिया गोबर को जने, धनिया गोबर को जने रानी राजकुमार, संविधान गाता फिरे समता का अधिकार। क्या बात। अंतिम 2 लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। धनिया बेबस देखती, धनिया बेबस देखती, होरी तजता प्राण, पथ्य और औषधि नहीं होता है गोदान। बहुत ही सुंदर कविता जिसमें इन्होंने इनकी सभी बहुत सारी रचनाओं और उनके पात्रों को इनमें समाहित किया। और जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि प्रेमचंद जी जिस काल के थे हैं, तो उसमें 1936 के से मतलब 15-20 साल उसको प्रेमचंद का युग कहा जाता है, प्रेमचंद काल कहा जाता है। कि उसमें प्रेमचंद जी की मतलब सभी रचनाएं इतनी सामयिक उस समय थी, आज भी उतनी ही सामयिक है। क्यों? हमें कभी लगता है, कभी अचानक से उनके पात्र हमारे अगल बगल से निकल आएंगे। कहीं हमको बूढ़ी काफी कहीं हमको बूढ़ी काफी मिल जाएंगी और ये लिखा है चेहरा नहीं दिख रहा है। अब दिखा? अब ठीक है। ठीक है मैम, तो अब आ रहे हैं। कहीं पे हमको लगता है कि कहीं पे कहीं से होरी निकलेगा, कहीं से हमको धनिया मिल जाएंगी, कहीं से कोई पात्र हमें निर्मला जैसा दिखने लगता है, कोई हमारे आसपास की होती है। इस तरह से
हम लोग जो है उनको ढूंढते हैं। कभी हमको लगता है कि हमारे घर में बड़े भाई साहब आ जाएंगे और एक छोटा भाई उनसे डरता हुआ कहीं कोने में दिखेगा, तो उनके पास इतने मतलब इतनी सहजता से उन्होंने उसका चित्रण किया है कि वो सब हमको अपने आसपास के दिखते हैं। तो वैसे ही आज एक कहानी, कथा रंग की पहली पर दो प्रस्तुति। पात्र और हैं इनकी कहानी के दो पात्र और हैं जिन्हें हम लोग अपने आसपास कतई नहीं देखना चाहेंगे। नहीं घीसू देखना और माधव चाहेंगे लेकिन दिखते हैं, दिखते दिखते हैं, हैं जी। दिखते हैं, है ना? यही लेकिन समाज है कि हर तरह के अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो आज की ये कहानी हम जो आपको सुनवाने जा रहे हैं, कफन, आप लोगों की बहुत पढ़ी हुई कहानी है और बहुत लोकप्रिय कहानी है, बहुत दिल को छूती हुई कहानी है, जिसको आज प्रस्तुत करेंगे आदित्य विश्वकर्मा और सत्या वशिष्ठ। तो आप लोगों के साथ हैं, मुझे दीजिए इजाजत, फिर आखिर में आपसे मिलती हूँ। मैम ने ये कहकर बहुत जिम्मेदारी बढ़ा दी कि बहुचर्चित कहानी है और हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये लाइव सेशन में पहली बार पढ़ी जा रही है इस तरीके के। तो सत्या हमारे साथ आ चुके हैं। मुझे लगता है मैं अब विजिबल भी हूँ शायद। बिल्कुल बिल्कुल विजुअल है, बिल्कुल चमक रहे हैं। हम्म। तो सत्या कुछ अगर बोलना चाहे तो बोलें, वरना हम लोग सीधे कहानी से जुड़ जाएं। बिल्कुल, ये कहानी है कफन, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी थी और अपने सभी के वो महान लेखक थे ही, ये हम सभी जानते ही हैं। और उसके साथ ये बहुत ही व्यंग्यात्मक कहानी है जो आज के समाज को दर्शाती है। हमारे साथ मेरे साथी आदित्य विश्वकर्मा इस कहानी को पढ़ेंगे और मैं हूँ सत्या। तो जी शुरू करते हैं आदित्य इस कहानी को। जी। तो ये है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कफन। तो शुरू करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा की वेदना से पछाड़े खा रही। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती कि दोनों कलेजा थाम लेते। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई काफी डरावनी लग रही। सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख के तो आ। मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। लेकिन मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। उनका कुनबा सारे गांव में बदनाम था। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो एक फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मौज उड़ाते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते थे जब दो आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे कीचड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर उन्हें इस बात का कोई गम नहीं था। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में से दूसरे के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 भूख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह उनके ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था, मगर माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, इसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वो आई थी ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्लज्ज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज
प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो ये लोग आलू निकालकर छीलते हुए कहा, अरे रे, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। मुझे वहां जाते डर लगता है। हाँ, डर किस बात का है, मैं तो यही हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और फिर मुझे लजाएगी नहीं क्या वो, जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूंगा। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो बेचारी खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ अगर कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही लोग कल बुला बुला कर पैसा देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ भी नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे। जहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला। हाँ, उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के लोग और गांव के लोग सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तकसीम तो थी ही कि अगर फटे हाल हैं तो कम से कम किसानों की सी जीतोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग उसका बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार तो इस कोशिश में उनकी जबान तक जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म मालूम ना होता, लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी बात में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी। और वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरीके का खाना नहीं खाया, भरपेट मिला ही नहीं ये कहो। लड़की वालों ने सबको भरपेट खूब पूरियां खिलाई थी, सबको। छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और वो भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोजन में क्या स्वाद मिला था। कोई रोक टोक भी नहीं थी। जो चाहे खाओ, मांगो जितना चाहे उतना खा लो। लोगों ने ऐसे खाया कि किसी ने पानी तक ना पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुअवसरित कचौड़ियां डाले जा रहे थे। मना करते भी नहीं बन रहा था, पत्तल पर हाथ रोके हुए, लेकिन वो दिए जा रहे थे। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली थी। मगर मुझे पान लेने की सुध ही कहाँ थी। मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, झटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया। ऐसे दिल दरिया था वो ठाकुर। हाँ, अब हमें ऐसा भोजन कोई नहीं खिलाता। अरे, अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत चूसती है। शादी ब्याह में मत खर्चा करो, क्रियाक्रम में मत खर्चा करो। पूछो, गरीब का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्चे में जरूर किफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियां खाई होंगी। अरे, 20 से ज्यादा खाई थी। अरे मैं होता तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी क्या खाई होगी।
अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही। उसके पेट में बच्चा मर गया। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना रोना धोना सुना तो दौड़ते हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था, कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप ने रोते हुए गांव के जमींदार के पास जाना ठीक समझा। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार जमींदार साहब इनको अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। और पूछा, क्या है बे घिसवा, अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं पड़ता, मालूम होता है यहाँ इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। अरे सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर बेचारी तड़पती रही सरकार, रात भर। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुला वो हमें दगा दे गई सरकार, दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। हम तबाह हो गए साहब, उजड़ गया घर। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया सरकार। अब सरकार ही दया होगी आपकी ही तो उसकी मिट्टी उठ पाएगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाएंगे साहब। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दौड़ो यहाँ से, यूं तो बुलाने पर आता नहीं, आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा। जमींदार साहब ने 2 रुपए निकालकर दे दिए तो गांव के बनिए और महाजनों को इनकार का साहस कैसे हो। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना भी जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस बांस काटने लगे, उधर गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती और उसकी बेखुशी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव। हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चल कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, अब रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, देख तो जरा कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है। और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू हो जाती। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने आ पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी दे दो। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियां आईं और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। कफन लगाने से क्या ही मिलता, आखिर जल ही तो जाता। कुछ बहू के साथ तो ना जाता, क्यों रे। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों दे देते हैं। अब कौन जानता है परलोक में मिलता है या नहीं।
बड़े आदमियों के पास धन है, वो फूके, हमारे पास फूकने के लिए क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? हाँ, अबे कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गया, बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। लोगों को विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपया दे देंगे। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई। चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त बैठे इस शान से पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा तो प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य ना मिलेगा? जरूर होगा दादा, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। जो हम लोग वहां गए तो वो हम लोगों से पूछेगी कि तुमने कफन नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं मैं? उसको कफन मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। कौन देगा? रुपए तो तुमने चेक कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? अरे वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया था। ये बात और है कि अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक बढ़ती जाती। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले चिपटा जाता था, तो कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में ही मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए वो ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अभी भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे, और सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी कि दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। माधव ने भरपेट खाकर बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, और देने में गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। और घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई बेचारी, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। दादा, वो वैकुंठ जाएगी, वैकुंठ की रानी बनेगी। हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई बेचारी। वो ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं? रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर शुरू हुआ। मगर दादा, बेचारी ने बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेल कर मरी। रोता क्यों है मेरे बेटे? खुश हो जा,
कि वो इस मोह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल छूट गया उसका। बड़ी भाग्यवान थी बेचारी, जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन से चली गई। ठगनी क्यों नैना चमकावे, ठगनी ठगनी क्यों नैना चमकावे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और अभिनय भी किए और आखिर में नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो दोस्तों, ये थी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कफन। जिसे सत्या, प्रस्तुत कर रहे थे मेरे साथ है आदित्य विश्वकर्मा। जी। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ मैम जुड़ेंगी और इस कार्यक्रम का वाइंड अप करेंगे। हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में विचार जरूर रखें। आपको ये काफी कहानी कैसी लगी? ये तो लोगों के कमेंट से हम लोगों को मालूम पड़ रहा है कि जितने भी लोग हाँ जी, हमारे साथ जुड़े, तो रजनीकांत वशिष्ठ ने लिखा है गुड गोइंग आदित्य एंड सत्या। चंद्रमोहन सिंह जी, चंद्रमोहन जी हमारे साथ सीएम नौटियाल जी जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। और अनुरिता मिश्रा भी देख रही हैं, थोड़ी देर से आई हैं जबकि ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है। ये दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। और शालिनी सिंह मिश्रा, अर्जिता, सत्येंद्र गुप्ता, पूनम मिश्रा, ये ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। और अनुपमा शरद, कनिका अशोक और बहुत सारे, और मालविका त्रिवेदी, ये सब लोग हमारे साथ हैं। आप सभी लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा कार्यक्रम सीएम नौटियाल जी, आप बताइए सर। अगर आप लिखकर बताएंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आप शायद लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रस्तुति, दोनों लड़के बहुत अच्छे थे। अरे शुक्रिया। है। और अनुपमा शरद, वेरी नाइस। आदि एंड सत्या, पूजा विमल, थैंक बहुत यू मैम। बढ़िया प्रस्तुति। पूनम मिश्रा लिख रही है कि बहुत बढ़िया, बोथ बॉयज आर वेरी टैलेंटेड। किरण पांडे, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। सुनील तिवारी इज वॉचिंग। और रजनीकांत वशिष्ठ जी ने लिखा, राजेंद्र वर्मा जी भी ने लिखा है, जिनकी कविता हमने शुरू में पढ़ी थी, कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है और उनको अच्छी लगी और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लग रहा है। सोम गांगुली हमारे साथ जुड़े हैं, अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं जो लखनऊ से ही हैं। और आप सभी का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हर फ्राइडे को हम लोग शाम को 7 बजे इसी तरह आपके साथ लाइव हो। आज पहला दिन था, फिर भी आप लोग इतने लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्य और आदित्य, आप लोगों ने इतने कम समय में इतना अच्छा किया। और बीच में थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते, सत्या कुछ नहीं कर सकते जी, और आदित्य भी कुछ नहीं कर सकते। और मालविका त्रिवेदी कह रही है भावपूर्ण प्रस्तुति। और मिश्रा अर्जिता के बीच बीच में आंसू वाले स्माइलीज आ रहे थे, जो उनको बहुत अच्छा लगा था। पूजा विमल हमसे कुछ कह रही हैं, क्या कह रही है पूजा, हम सुन देख नहीं पा रहे हैं। चंद्रमोहन जी ने लिखा अगले है, कार्यक्रम काल की जयी प्रतीक्षा रचना रहेगी। का सुंदर, कालजयी रचना का सुंदर मंचन, ऐसा चंद्र अच्छा सीएम जी। नौटियाल जी कह रहे हैं। और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर भी हैं। और इनकी कविताएं अक्सर और गाने आप लोग अक्सर फेसबुक पे देखते होंगे, तो बहुत ही बढ़िया। और सत्येंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, सत्या जी सेकेंड ईयर का फ्रेंड है ये। अच्छा, ये आपके साथ के पढ़े हुए हैं, आपके क्लास फेलो हैं। और नौटियाल सर, आप हम लोगों के साथ जुड़िए, आप हमारे मेंटर हैं। आप कभी अगर मौका लगेगा तो आपके साथ भी कहानी पढ़ना हम लोगों के लिए सौभाग्य होगा। और अब आप लोगों से लेते हैं विदा। अगले फ्राइडे को हम लोग फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे, एक बार फिर से कुछ नई कहानी लेकर, एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद। तब तक दीजिए आप नूतन बहुत वशिष्ठ बहुत को धन्यवाद। इजाजत। नमस्कार।